दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, समय समय पर हम इस चैनल के ऊपर आपको इनकम टैक्स के रिलेटेड भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसी ट्रांजैक्शंस के बारे में जो आपको बिल्कुल भी कैश में नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिलीज जारी करी गई थी, जिसमें बताया गया है कि 8 ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आपको कैश में कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। यानी कि जितना पैसा आप ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं 100% उसकी पेनल्टी आपको लग सकती है। तो कौन सी है वो 8 ट्रांजैक्शन, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के साथ साथ कैश ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रही है। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे चेंज किए जा रहे हैं, जिससे कि लोग जो है कैश ट्रांजैक्शन को बंद करें और डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको किसी से भी कैश में लोन एडवांस नहीं देना है, ना ही किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है 20,000 रुपये से ज़्यादा का। यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर में, दोस्त को, कहीं भी किसी को भी लोन वगैरह देते हैं तो वो कैश में जो है वो मैक्सिमम 20,000 रुपये तक ही अलाउड है। उससे ज़्यादा का आप किसी को भी कैश में लोन नहीं दे सकते हैं, ना ही किसी भी जगह पे, चाहे दोस्त को दे या किसी कंपनी को, कहीं भी आप नहीं दे सकते हैं। 20,000 रुपये से कम अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो आप केवल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लोन दे देते हैं बिना इंटरेस्ट रेट के, कैश में लाखों रुपए का लोन दे देते हैं और वो वापस भी ले लेते हैं। इंटरेस्ट लेने वाले वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये पूरी तरह से इलीगल है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो 100% की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। यानी कि आपने 1 लाख रुपए दिया है तो वो 1 लाख रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अगर किसी को भी लोन वगैरह देना है या फिर डिपॉजिट कहीं पे करना है किसी के साथ भी, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 20,000 रुपये तक कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन मीडियम से कर सकते हैं। यानी कि आप UPI ट्रांसफ़र कर दीजिए, बैंक ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो आप कर सकते हैं। वो पूरी तरह से लीगल रहता है। आपको किसी को 1 लाख रुपये देने हैं, आप ऑनलाइन दीजिए, उनसे वापस ले लीजिए, लेकिन कैश में ट्रांजेक्शन करना पूरी तरह से इलीगल कंसिडर किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपको बैंक में डिपॉजिट करना है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वहाँ पे है, उनके लिए एप्लीकेबल है, वहाँ पे आपको दे सकते हैं। उसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर इनकम करता है वहाँ से भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। उसके अलावा पूरी तरह से बैन हो चुका है ये। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की। तो पहली तो हो गई कैश में किसी से भी एक्सेप्ट नहीं करना है डिपॉजिट या फिर लोन। उसके बाद में अब उस लोन का जो रीपेमेंट होता है वो भी कैश के अंदर नहीं करना है। यानी कि आपने किसी से लोन तो ले लिया 1 लाख रुपए डिजिटल मोड से, तो उसका रीपेमेंट जो है वो भी डिजिटल मोड से ही जाना चाहिए, वो भी कैश में आप नहीं कर सकते हैं। वो भी अलाउड है मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का ही। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि एक ट्रांजैक्शन नहीं है कि आपने सोचा आज 5,000 दे दिए, कल 10,000, फिर 5,000, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे जो बैलेंस है वो मैक्सिमम 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो इस ट्रांजैक्शन को पकड़ना पॉसिबल नहीं है कि आप फ्रेंड्स आपस में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको रोकना तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो है वो एक तरह से इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लगा दी जाएगी जितने अमाउंट की आपने ट्रांजैक्शन करी थी। और यहाँ पे भी वो सेम आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, गवर्नमेंट हो, बैंक हो, या फिर उन जगह पे आप डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं कैश के अंदर। और वहीं अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके वहाँ से रीपेमेंट वापस लेते हैं, यानी कि आपने पैसा अपना बैंक में जमा करवाया और वहीं से आप कैश में वापस से निकालते हैं, तो उसके ऊपर भी TDS कटेगा। अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि करंट अकाउंट से कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अमाउंट के ऊपर 2% का TDS चार्ज किया जाएगा। और वहीं अगर आप एक सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो TDS है वो 20 लाख रुपए क्रॉस होते ही चार्ज किया जाएगा। उसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। कैश अपने बैंक अकाउंट से निकालने के ऊपर TDS के क्या रूल्स हैं। और इसी लोन और डिपॉजिट वाले पॉइंट में एक मेन ट्रांजैक्शन जो आती है, काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं, वो क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आपको लैंड बेचना है, घर बेचना है, कोई बिल्डिंग बेचनी है, उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए काफ़ी सारे लोग डील करते हैं, तो वो एडवांस में टोकन मनी देते हैं। ये भी एक तरह का एडवांस डिपॉजिट ही माना जाता है। यहाँ पर क्या है कि आप मैक्सिमम जो डिपॉजिट है टोकन मनी कैश में 20,000 रुपये ही दे सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से इलीगल है। अगर आपको टोकन मनी देना है तो चेक की तरह से दीजिए,
ट्रांसफ़र कीजिए ऑनलाइन, वो पूरी तरह से लीगल रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में कर रहे हैं और 20,000 रुपये से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन हो जाती है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, उसको स्टाम्प पेपर पे भी करवा लेते हैं एग्रीमेंट। उनको लगता है कि ये इलीगल नहीं होगा, स्टाम्प पेपर पे या तो लीगल होगा। अगर आप उसको कहीं पे कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन इलीगल कंसिडर होएगी और आपके ऊपर जितने अमाउंट का वो ट्रांजैक्शन हुआ है उतने पूरे अमाउंट की पेनल्टी भी लग सकती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को करने से बचें। अगर आपको कहीं पे एग्रीमेंट करना ही है, एडवांस में टोकन मनी लेना या देना है, तो उसको आप बैंक के मीडियम से करें, कैश में ना करें। थर्ड पॉइंट आता है अदर कैश ट्रांजैक्शंस। तो एक दिन में एक व्यक्ति से आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही कैश ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एक ट्रांजैक्शन हो जाती है तो वो एक ट्रांजैक्शन को कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख रुपए का सामान खरीद लिया और आप उसका पेमेंट 3 दिन में कर रहे हैं, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख नहीं। अगर वो ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए की है तो वो एक ट्रांजैक्शन ही काउंट होएगी और एक टाइम में 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका बिजनेस है या किसी भी तरह की आपको ट्रांजैक्शन करनी है किसी के साथ भी, तो एक दिन में 2 लाख रुपए एक व्यक्ति से एक्सेप्ट किया जा सकता है कैश के अंदर। अगर आपका कोई बिजनेस है तो कैश में अगर आप सेल कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम अलाउड है। यानी कि लेट्स सपोज काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कैश में गाड़ी खरीदते हैं तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन हो जाती है। आपको गाड़ी खरीदनी है तो पूरा पैसा बैंक के मोड से दे सकते हैं या फिर 2 लाख रुपए तक आप अमाउंट कैश में दे सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी, सोना वगैरह खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर भी बैंक के मोड से आप पेमेंट करें। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक अलाउड है। यहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग बिल बनवा लेते हैं तो वहाँ पर से वो बच जाते हैं। तो ऐसे तोड़ तो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अगर ट्रांजैक्शन करना है तो आप 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम कैश में कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बैंक में ही करना चाहिए। उसके अलावा पूरी तरह से इलीगल है। यहाँ पर भी आप पकड़े जाते हैं तो वो ही सेम अमाउंट, सेम रूल एप्लीकेबल होएगा। पूरी 100% अमाउंट की पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज की जा सकती है। सेम यहाँ पे भी एग्जेम्पशंस हैं। गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर किसी पोस्ट ऑफिस से ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो इलीगल नहीं होता है, वहाँ पे एग्जेम्प्ट आपको किया जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपना पैसा बैंक में तो ऑफकोर्स जमा कराने जाएंगे ही, वहाँ पर तो कितना भी अमाउंट हो आप जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप उसकी ITR फाइल करते हैं टाइम टू टाइम, आप उसका P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आप जो भी बिजनेस रिलेटेड खर्चे करते हैं उनकी आपको डिडक्शंस मिल जाती है अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने में से, जिससे कि आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। आप समय समय पे जो भी खर्चे करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है कि एक रूल है, अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे हैं कैश में कर रहे हैं, अब कैश में भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं छोटे मोटे जो, अब वो एक दिन में मैक्सिमम 10,000 रुपये तक के एक्सपेंसेस कैश में कर सकते हैं। इसको काफ़ी सारे लोग पेटी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वो जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं एक दिन के बिजनेस से रिलेटेड, मैक्सिमम 10,000 रुपये आप एक दिन में कैश से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएंगे, यानी कि आपके जो प्रॉफिट निकाला जाएगा उसमें से वो एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया जाएगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, आपको छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको भी कैश में करने से बचना है। अगर आप करते हैं, आपका 2-3 हज़ार रुपये खर्चा होता है डेली का तो ठीक है, लेकिन 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर वो अमाउंट चला जाता है तो वो अलाउड नहीं होएगा एक्सपेंसेस, वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो टोटल आपका टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। तो देखिए, आपका कोई बिजनेस है, आपको लगता है आने वाले साल में यानी कि अगले साल में कोई एक्सपेंस होना फिक्स है, तो उसके लिए आपने एक्सपेंस के लिए प्रोविजन पहले ही बना दिया या फिर आपने वो एक्सपेंस पहले ही रिकॉर्ड कर लिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब अगले साल में जब वो एक्सपेंस एक्चुअल में हो रहा है उस टाइम पे आपने वो जो पैसा है वो कैश में दे दिया। अगर आपने पेमेंट कैश में कर दिया और वो अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो सेम डिसअलाउड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो कैश अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया पहले और अगले साल में आप उसको कैश में कर देते हैं तो डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि अगले साल में आपका वो प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा और उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने अगर रिकॉर्ड कर लिया है तो उस एक्सपेंस को आप क्या करें कि उसको बैंक के मोड से ही करने का कोशिश करें। अगर आप उसको कैश में कर देते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगा और उस साल में आपका वो प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपने पिछले साल ऑलरेडी प्रॉफिट कम दिखाकर उसके अकॉर्डिंग टैक्स फाइल कर दिया है। तो अगले साल में आप उसको पिछले साल का तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए नेक्स्ट ईयर में उसको प्रॉफिट
कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आप ऐसे एक्सपेंसेस भी कैश में ना करें जो पिछले साल के आप रिकॉर्ड करके ले आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फिक्स्ड एसेट बाय करते हैं, बिजनेस रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टेबल, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट है बिजनेस में काम आने वाला, वो अगर आप कैश में बाय करते हैं और उसकी वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो भी आप कैश में अगर बाय कर रहे हैं तो वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा। अब देखिए, बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट की आपको एक्सपेंसेस की डिडक्शन तो नहीं मिलती, लेकिन उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। तो अगर आप उसको कैश में बाय कर लेते हैं और उसकी वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी डेप्रिसिएशन की, तो आप उसको डेप्रिसिएशन को बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, जिससे क्या होगा, सेम आपका प्रॉफिट ज़्यादा तो आपका टैक्स ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी फिक्स एसेट आप अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं तो उसको कैश में परचेज ना करें। अगर उसकी वैल्यू 10,000 से कम है तो अलाउड है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा वाले फिक्स्ड एसेट को आप कभी भी कैश में परचेज ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन 80G का, जिसके तहत आप पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर रजिस्टर्ड जो ट्रस्ट होती है उनको आप डोनेशन कर सकते हैं और उस डोनेशन की आप डिडक्शन ले सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जहां से क्या होगा कि आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम तो आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट आप कैश में 2,000 रुपये ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की अगर आपने डोनेशन करी है कैश में तो वो आपको अलाउड एक्सपेंसेस नहीं रहेगा, यानी कि आप उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, आपको उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिवाइज करी गई है, इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो नए हैं, लेकिन इनको वापस से रिपीट किया गया है। क्यों किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से? क्योंकि अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी काफ़ी सारे लोगों ने, उसमें ऐसी गलतियाँ कर रखी थी, उनको बताने के लिए ही किया गया ताकि आप अगले साल में ऐसी गलतियाँ ना करें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है सेक्शन 80D का, जिसके अंदर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 25,000 रुपये की। उसी के साथ साथ अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आप 50,000 रुपये तक की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप 25,000 की, अगर वो भी सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 की, यानी कि टोटल मिलाकर 1,00,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के ऊपर। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आप अपनी इनकम में से उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ये जो डिडक्शन है सेक्शन 80C वाली, 80D वाली, 80G वाली, ये केवल और केवल एप्लीकेबल है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया है तो डिडक्शन ही आपके लिए वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है। तो आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस आपने ले रखा है, उसका प्रीमियम पे करते हैं, तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रीमियम है वो बैंक मोड से ही पे किया होना चाहिए। अगर आपने कैश में प्रीमियम पे कर रखा है मेडिकल इंश्योरेंस का तो ये डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं और आपके लिए डिसअलाउड हो जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपकी इनकम ज़्यादा रहेगी, आपका टैक्स भी ज़्यादा बनेगा। तो ये थी 8 ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई थी कि आपको ये कैश में ट्रांजैक्शन करने से बचना है, और ताकि आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी ना लगे, ना ही आपका किसी भी तरह से टैक्स ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपने जिस पर्पस से लिया था वो पर्पस आपका सोल्व नहीं हो पाएगा, तो क्या फ़ायदा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।